नमस्कार मित्रों, प्रतिमान क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछली कक्षा में हम गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमने गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति और गुर्जर शब्द के उल्लेख के बारे में अध्ययन किया था। आज हम गुर्जर प्रतिहारों की कुछ विशेषताओं और गुर्जर प्रतिहारों की प्रमुख शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखना, सबसे पहले हम गुर्जर प्रतिहारों की कुछ विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी सबसे पहली विशेषता क्या है? तो देखो, जब हमने गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया था तो हमने जाना था कि कोई गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मान रहा है, तो कोई गुर्जर प्रतिहारों को विदेशियों की संतान बता रहा है, कोई गुर्जर प्रतिहारों को सूर्यवंशी क्षत्रिय बता रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि गुर्जर प्रतिहार स्वयं को क्या मानते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार स्वयं को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं। ये स्वयं को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं और भगवान राम के भाई लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार स्वयं को सूर्यवंशी क्षत्रिय और भगवान राम के भाई लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। अब अगली विशेषता के बारे में हम देखें तो गुर्जर प्रतिहार दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है इसमें गुर्जर और दूसरा शब्द है प्रतिहार। तो ये गुर्जर क्यों कहलाए? ये गुजरात देश पर शासन करने के कारण ये गुर्जर कहलाए और प्रतिहार इनके पद का प्रतीक है, जिसका अर्थ होता है द्वारपाल। ये खुद को लक्ष्मण का वंशज बताते हैं और इन्हीं लक्ष्मण ने भगवान राम की सेवा में प्रतिहार के रूप में कार्य किया था, इसीलिए ये प्रतिहार कहलाए। अब बात करें हम इस राजवंश की स्थापना कब हुई, तो देखना, छठी शताब्दी के द्वितीय चरण में, छठी शताब्दी के द्वितीय चरण में यानी सेकंड चरण में, यानी लगभग हम बात करें 550 ईस्वी के आसपास। ये एग्जैक्ट तिथि नहीं है, ये लगभग तिथि है कि 550 ईस्वी के आसपास उत्तर पश्चिमी भारत में एक नया राजवंश स्थापित हुआ और वो था गुर्जर प्रतिहार राजवंश। अब ये राजवंश स्थापित तो हो गया, लेकिन इसके पश्चात गुर्जर प्रतिहारों का जैसे जैसे प्रभाव बढ़ने लगा तो सम्राट हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन ने गुर्जर प्रतिहारों को परास्त किया। प्रभाकर वर्धन, सम्राट हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन ने गुर्जर प्रतिहारों को परास्त कर दिया और लगभग इनका साम्राज्य समाप्त कर दिया, यानी इन्हें प्रभावहीन कर दिया। अब प्रभाकर वर्धन के पश्चात इनका पुत्र सम्राट हर्षवर्धन शासक बना, जिन्होंने संपूर्ण उत्तरी भारत का नेतृत्व किया। और जैसे ही सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, यानी 7वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में, 7वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में, सेकंड चरण में, जैसे ही सम्राट हर्ष की मृत्यु हुई, सम्राट हर्ष की मृत्यु, ये सम्राट हर्ष की मृत्यु हुई 647 ईस्वी में, 647 ईस्वी। तो जैसे ही सम्राट हर्ष की मृत्यु हुई, उसके पश्चात जो सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में जो राजवंश उभरा वो था गुर्जर प्रतिहार राजवंश। यानी सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में गुर्जर प्रतिहार राजवंश उभर के आया, जिसने संपूर्ण उत्तरी भारत को नेतृत्व प्रदान किया। अब गुर्जर प्रतिहार राजवंश 7वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरा। तो इनका मुख्यतः शासन कब रहा, यानी इनका प्रभावशाली शासन, तो इनका शासन रहा 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य। और 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य इन्होंने संपूर्ण उत्तरी भारत की सीमाओं की रक्षा की। जो भी विदेशी आक्रांता आते या जो भी अरब आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करते, उन सभी के आक्रमणों से इन्होंने संपूर्ण उत्तरी भारत की सीमाओं की रक्षा की और एक द्वारपाल के रूप में अपनी भूमिका निभाई, द्वारपाल के रूप में अपनी भूमिका निभाई। यानी 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य राजपूत काल में जो सबसे प्रसिद्ध राजवंश रहा वो था गुर्जर प्रतिहार राजवंश। इस समय गुर्जर प्रतिहार इतने प्रभावशाली थे कि जितने भी अन्य प्रसिद्ध राजवंश हैं वो सभी इनके सामंतों के रूप में कार्य करते थे। जैसे हम कुछ प्रसिद्ध राजवंशों की बात करें, जैसे चौहान राजवंश, गुहिल राजवंश, परमार, चंदेल, ये सभी गुर्जर प्रतिहारों के सामंतों के रूप में कार्य करते थे। इतना प्रभावशाली राजवंश रहा था गुर्जर प्रतिहार राजवंश और इसने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। इसीलिए इनकी उपलब्धियों के बारे में दशरथ शर्मा ने एक कथन कहा है। दशरथ शर्मा, इस दशरथ शर्मा ने कहा है कि गुर्जर प्रतिहारों ने अपने साम्राज्य का इतना अधिक विस्तार किया जो किसी प्राचीन भारतीय राज्य की होड़ कर सकता था। अर्थात प्राचीन भारतीय राज्य जैसे गुप्त काल के समय, मौर्य काल के समय या सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत की जो सीमाएं थी वो अत्यधिक विस्तृत थी और ये अखंड भारत के रूप में जानी जाती थी। तो इतनी अधिक सीमाएं जो विस्तृत थी,
तो इसी प्रकार जो प्राचीन भारतीय राज्य बड़े बड़े राज्य होते थे उसी प्रकार था गुर्जर प्रतिहारों का राज्य। प्राचीन भारतीय राज्यों में क्या होता था कि एक केंद्रीय सत्तात्मक व्यवस्था होती थी और केंद्रीय सत्तात्मक व्यवस्था के तहत सभी अन्य छोटे छोटे जो राज्य होते थे या अन्य छोटी छोटी जितनी भी रियासतें होती थी वो सभी इनके अधीन होती थी। इसी प्रकार गुर्जर प्रतिहारों ने संपूर्ण उत्तरी भारत का नेतृत्व किया था। इसीलिए दशरथ शर्मा ने इनकी उपलब्धियों का वर्णन करते हुए कहा है कि इन्होंने अपने साम्राज्य का इतना अधिक विस्तार किया जो किसी प्राचीन भारतीय राज्य की होड़ कर सकता था। तो ये हो गई गुर्जर प्रतिहारों की कुछ विशेषताएं। तो एक बार देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं और भगवान राम के भाई लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द है गुर्जर, दूसरा शब्द है प्रतिहार। तो गुर्जर क्यों कहलाए? गुजरात देश पर शासन करने के कारण कहलाए। प्रतिहार इनके पद का प्रतीक है जिसका अर्थ होता है द्वारपाल, और लक्ष्मण ने राम की सेवा में प्रतिहार का कार्य किया था, इसीलिए ये प्रतिहार कहलाए। अब बात करें इनकी स्थापना की कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना कब हुई। तो 6वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना हुई और जैसे जैसे इनका प्रभाव बढ़ने लगा तो सम्राट हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन ने इन्हें परास्त कर इनके प्रभाव को समाप्त कर दिया और उसके पश्चात सम्राट हर्षवर्धन ने संपूर्ण उत्तरी भारत का नेतृत्व किया था। और जैसे ही सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में जो राजवंश उभरा वो था गुर्जर प्रतिहार राजवंश। यानी इनके शासन की बात करें, इनका मुख्यतः शासन यानी प्रभावशाली शासन कब से कब तक रहा, तो 7वीं शताब्दी के पश्चात 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य इनका शासन रहा। और इस दौरान इन्होंने संपूर्ण उत्तरी भारत की अरब आक्रमणकारियों और विदेशी आक्रांताओं से उत्तरी भारत की सीमाओं की रक्षा की और द्वारपाल के रूप में अपनी भूमिका अदा की। इस दौरान राजपूत काल के दौरान गुर्जर प्रतिहार राजवंश इतना अधिक प्रभावशाली था, यानी इतना अधिक शक्तिशाली था कि अन्य जितने भी राजवंश थे जैसे चौहान है, गुहिल है, परमार है, चंदेल, सभी इनके सामंतों के रूप में कार्य करते थे। और एक दशरथ शर्मा का कथन है वो हमें ध्यान में रखना है। तो अब देखते हैं, अब इसको नोट कैसे करना है उसके बारे में देख लेते हैं। जहां हमारी पिछली कक्षा समाप्त हुई थी उसी के बाद पुनः हेडिंग डालनी है गुर्जर प्रतिहार और फिर इसकी पहली विशेषता के बारे में लिखना है। और पहली विशेषता है गुर्जर प्रतिहार स्वयं को सूर्यवंशी क्षत्रिय व भगवान राम के भाई लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। गुर्जर प्रतिहार स्वयं को सूर्यवंशी क्षत्रिय व भगवान राम के भाई लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। अब लिखना है दूसरी विशेषता के बारे में। गुर्जर प्रतिहार दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द हो जाएगा इसमें गुर्जर और दूसरा शब्द है प्रतिहार। तो ये गुर्जर क्यों कहलाए? गुजरात या गुर्जर प्रदेश यानी गुजरात प्रदेश पर शासन करने के कारण गुर्जर कहलाए। दूसरा शब्द है प्रतिहार। ये प्रतिहार क्यों कहलाए? प्रतिहार इनके पद का प्रतीक है और इसका अर्थ होता है द्वारपाल। और लक्ष्मण ने, ये स्वयं को लक्ष्मण का वंशज तो मानते ही हैं, लक्ष्मण ने भगवान राम की सेवा में प्रतिहार का कार्य किया था। लक्ष्मण ने भगवान राम की सेवा में प्रतिहार का कार्य किया था, इसीलिए ये प्रतिहार कहलाए।
ये प्रतिहार कहलाए। अब अगली विशेषता है छठी शताब्दी के सेकंड चरण में उत्तर पश्चिमी भारत में एक नया राजवंश स्थापित हुआ। छठी शताब्दी के द्वितीय चरण में उत्तर पश्चिमी भारत में एक नया राजवंश स्थापित हुआ जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश कहलाया। इसके पश्चात सम्राट हर्ष के पिता प्रभाकर वर्धन ने गुर्जर प्रतिहारों को परास्त कर इनका राज्य समाप्त किया। फिर आगे हम देखें, यानी सम्राट प्रभाकर वर्धन ने इनको परास्त कर इनका राज्य लगभग समाप्त कर दिया। फिर उसके पश्चात उत्तरी भारत के सम्राट बने सम्राट हर्ष, और सम्राट हर्ष की मृत्यु के पश्चात की बात है। अब 7वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत में गुर्जर प्रतिहार राजवंश सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरा। सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरा। अब देखना, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना कब हुई? छठी शताब्दी के द्वितीय चरण में, यानी 550 ईस्वी के आसपास। जैसे इनका प्रभाव बढ़ने लगा, सम्राट हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन ने इनका राज्य लगभग समाप्त कर दिया। फिर पुनः 7वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में जैसे ही सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात संपूर्ण उत्तरी भारत में जो सबसे शक्तिशाली राजवंश के रूप में उभरा वो राजवंश था गुर्जर प्रतिहार राजवंश। अगला पॉइंट डाल के लिखना है, इनका शासन मुख्यतः 7वीं से 11वीं शताब्दी तक रहा। 7वीं से 11वीं शताब्दी तक रहा। 7वीं से 11वीं शताब्दी तक इन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों या अरब आक्रमणकारियों से संपूर्ण उत्तरी भारत की सीमाओं की रक्षा की व द्वारपाल की भूमिका निभाई। यानी इनका शासन मुख्यतः 7वीं से 11वीं शताब्दी तक रहा, और इस दौरान इन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों और अरब आक्रमणकारियों से संपूर्ण उत्तरी भारत की सीमाओं की रक्षा की और द्वारपाल के रूप में अपनी भूमिका अदा की। अगला पॉइंट लिखना है, इस दौरान या इस समय चौहान,
गुहिल, परमार इत्यादि सभी इनके सामंत थे। अगला पॉइंट है दशरथ शर्मा ने इनकी उपलब्धियों के बारे में लिखा है। और दशरथ शर्मा का ये कथन है कि गुर्जर प्रतिहारों ने अपने साम्राज्य का इतना अधिक विस्तार किया जो किसी प्राचीन भारतीय राज्य की होड़ कर सकता है। तो दशरथ शर्मा का कथन है कि गुर्जर प्रतिहारों ने अपने साम्राज्य का इतना अधिक विस्तार किया कि जो किसी प्राचीन भारतीय राज्य की होड़ कर सकता है। तो ये सभी हो गई गुर्जर प्रतिहारों की विशेषताएं। अब हम आगे अध्ययन करते हैं गुर्जर प्रतिहारों की प्रमुख शाखाओं के बारे में। अब हम आगे अध्ययन करेंगे गुर्जर प्रतिहारों की शाखाओं के बारे में। गुर्जर प्रतिहारों की शाखाएं। तो देखना, मुणहोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं के बारे में उल्लेख किया है। तो सबसे पहले मुणहोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। अब मुणहोत नैणसी ने तो गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, लेकिन हमें कुछ प्रसिद्ध शाखाओं के बारे में अध्ययन करना है कि कुछ प्रसिद्ध शाखाएं इनकी कौन कौन सी थी। बस ये तथ्य ध्यान रखना है कि मुणहोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है, 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। अब हम बात करें इनकी कुछ प्रसिद्ध शाखाओं के बारे में, तो इनकी प्रसिद्ध शाखाएं कौन कौन सी थी। प्रसिद्ध शाखाएं, तो अब देखना प्रसिद्ध शाखाएं कौन कौन सी थी इनकी। सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहली शाखा है इनकी मंडोर शाखा। मंडोर शाखा। दूसरी शाखा है जालोर शाखा, और जालोर शाखा से ही एक अन्य शाखा निकली है उज्जैन शाखा, और उज्जैन शाखा से ही दूसरी शाखा निकली है कन्नौज शाखा। इन तीनों को हम एक साथ ही अध्ययन करेंगे, तीनों का, जालोर, उज्जैन और कन्नौज शाखा का। दूसरी शाखा है भड़ौच शाखा, और अगली शाखा है राजोगढ़ शाखा। तो ये कुछ इनकी प्रसिद्ध शाखाएं हैं जिनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम मंडोर शाखा के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर हम जालोर, उज्जैन और कन्नौज शाखा के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर हम भड़ौच शाखा के बारे में अध्ययन करेंगे और राजौगढ़ शाखा के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि हम सभी शाखाओं में बात करें तो इनमें से सबसे प्राचीन शाखा है मंडोर की शाखा, तो इसके बारे में हमें लिखना भी है। सबसे प्राचीन शाखा है ये, सबसे प्राचीन शाखा या सबसे प्रारंभिक शाखा है,
सबसे प्राचीन शाखा है इनमें से मंडौर की शाखा। तो अगली कक्षा में हम सबसे पहले मंडौर शाखा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। यदि आप सभी को कक्षा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। धन्यवाद। जय हिंद।